कांकेर की धरती, जहां की अस्मिता, विकास और परंपरा की गूंज एक साथ चलती है, उसी धरती के एक जननायक आसाराम नेताम जी, जो कांकेर के वर्तमान में विधायक हैं, आज हम उनसे रूबरू होंगे। हम जानेंगे कि कांकेर विधानसभा की लोग आसाराम जी से क्या आशा रखते हैं। आज आसाराम जी से हम उन पहलुओं पे बात करेंगे जिनको आप जानते हैं और जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं गौतम सरकार और दी टाइगर की पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए हम अपने विधायक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार। सरकार जी, आपको नमस्कार और बहुत बहुत बधाई आपको। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ हम अपने पॉडकास्ट की शुरुआत आपसे प्रश्नों के साथ करते हैं। सर, भाजपा में आप कब से जुड़े और भाजपा में जुड़ने का कारण क्या रहा? भाजपा में जुड़ने के बाद आप किस प्रकार से अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं? भाजपा को लेकर किस प्रकार से आप आशान्वित हैं? भाजपा से तो मैं मूलतः कार्यालय में आना जाना शुरू लगभग 95 से शुरू किया था और मेरे भाजपा से ही मुझे पूरी परिवार की दशा दिशा दिख रहा था। और एक भारतीय जनता पार्टी है जो परिवार को समझती है और परिवार के एक सदस्य के बारे में जानती है, इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी और मेरे आइडल जो हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, मैं उनकी जो कविता, उनकी जो भाषण में बहुत प्रेम से, एक मेरे लिए भोजन के रूप में था, उसको सुनता था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हैं, वो आज वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, ये मेरे आइडल के रूप में, मेरे एक पिता के रूप में है। उससे मुझे जानने का मिला, समझने का मिला, जीवन जीने का भी जो है बताए, वो लोग का मेरे बहुत बहुत प्रणाम है। हृदय से मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और मेरे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब वो ख़त्म हुए तो मैं तो 3 दिन से उनकी जो है याद में बहुत जिम्म था और मेरे किस्मत देखी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ख़त्म हुए और उनकी जो अर्थी आया और मुझे उसके पास रहने का, उसको मिलने का, उसको हमारे जिला तक ले जाने का मुझे सौभाग्य मिला। ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं जो हमारे पिता भी थे, हमारे गुरु भी थे और भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन भी थे। आप किसान पुत्र हैं, कृषक करते हैं और एक बड़ा नाम है इस इलाके में कृषक के रूप में, लेकिन राजनीति को ही आपने क्यों चुना? नहीं, राजनीति में मैं चुना कि एक किसान का बेटा भी एक राजनीति बन सकता है, किसान का बेटा एक विधायक बन सकता है और लोगों की सेवा कर सकता है, इसलिए मुझे राजनीति चुनना पड़ा और आज किसान का बेटा एक विधायक कहलाने का लायक भी हुआ। राजनीति और समाज सेवा, इसको आप किस रूप में लेते हैं? मैं राजनीति और समाज सेवा को एक जो मंदिर में एक पुजारी के रूप में लेता हूँ। जो मंदिर में पुजारी जाता है और पूजा करता है और भगवान की देखरेख फूल पान अर्पण करता है, उसी प्रकार मैं देखता हूँ मेरी समाज सेवा और राजनीति को। आदिवासी नेता ग्रुप में भी आप विख्यात हैं। आदिवासी नेता ग्रुप में आपने बहुत सारे कार्य किए हैं। राजनीति की जो आपकी यात्रा है वो कितनी चुनौती भरी? मेरी राजनीति हर पग में मेरे लिए चुनौती है, हर पग में मुझे सीखने की जरूरत है। और जो मैं समाज में एक समाज अलग लेता हूँ और राजनीति को अलग लेता हूँ। मैं समाज में राजनीति नहीं करता हूँ, लोगों में सेवा और समाज के लोग कैसे एकत्रित हों और समाज की जो व्यवस्था है उसमें कैसे आगे बढ़ें। जैसे समाज में हमारी एकरूपता होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। और मैं संगठन के समाज के पदाधिकारियों को भी कहता हूँ कि आप समाज को जोड़ने का करिए, समाज में राजनीति मत करिए, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज में राजनीति लोग नहीं है
और इसी कारण से आज हमारा समाज कहीं न कहीं कोई भाई राजनीति करता है तो इसमें हमारी बिखराव होता है। राजनीति में हमको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है और एक लीडर की ज़रूरत है, और समाज में हमें मुखिया के रूप में है, और समाज को हम कैसे नेतृत्व कर सकते हैं और समाज के लोगों को, हमारी जो समाज है उनको कैसे जोड़कर उनके विकास के लिए और समाज की जो गतिविधि हैं, समाज के नियम हैं, उनको हम बताएं, परोसें, जो समाज हमारी समाज एक रूपता हो और समाज में रहकर उनका जीवन यापन हो और समाज में उनकी मृत्यु हो। भाजपा का एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास जो है हमारे क्षेत्र में किस प्रकार से लागू हुआ है? हमारे क्षेत्र में बहुत आसानी से लागू हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, जो अंतिम व्यक्ति का विकास और सबका साथ सबका विकास आज राशन के मामला में हो या पानी के मामला में हो या अंतिम व्यक्ति तक सड़क की व्यवस्था हो, ये धीरे धीरे सुचारू रूप से कर रहे हैं और मेरे विधानसभा में ये लागू भी हुआ है और ये सार्थक है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री की अंतिम व्यक्ति की चिंता करना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री विद्युतीकरण योजना, प्रधानमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना, ये अंतिम व्यक्ति का जो बयान है वो चल रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ दीपावली के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त में कहा था कि मैं उनकी परिवार हूँ और परिवार के लोगों को मैं तोहफा दूंगा, और आज सार्थक हुआ। दीपावली के जस्ट जीएसटी कम हुआ और एक एक परिवार को खुशी का बयार हुआ। हर चीज़ में जीएसटी के माध्यम से जीएसटी कम हुआ है और जो वस्तुएं हैं, जो गाड़ियां हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनको बहुत आसानी से मिला। और यही परिचय दिए हमारे देश के प्रधानमंत्री की मैं उसकी परिवार। कांकेर के इलाके की हम बात करें तो एक समस्या तो नजर आती है रोजगार और पलायन की। आप देखेंगे, खुद महसूस करेंगे, आपको भी सूचनाएं मिलती है कि हमारे इलाके के लोग बाहर जाके बिजनेस के लिए जाते हैं, जैसे बोरवेल वगैरह में जो ग्रामीण जो जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है, खासतौर पे रोजगार और पलायन। इसको आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? नहीं, समस्या तो है, ये हमारे में भी समस्या है, मजदूर भाइयों में भी समस्या है, समाज में भी समस्या है। और आज मैं एक विधायक हूँ, एक जनप्रतिनिधि हूँ। जो समस्या है वो हमको अवगत नहीं कराते हैं, ये बाहर लोग पलायन करते हैं कि मैं मुझे मुखिया मानते हैं तो मुखिया का दायित्व हम निभाना चाहते हैं। आज आसानी से लुके छुपे बोरगाड़ी में भाग रहे हैं, लुके छुपे कहीं मद्रास जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं। देखो, ये जो बस्तर की धरती सबको समाहित करने वाली धरती है, जगह है। आज देखो, बाहर के लोग, यूपी बिहार के लोग टाइल्स लगाने के लिए आते हैं, चूना पोतने के लिए आते हैं, यूपी बनाने के लिए आते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो बस्तर में, हमारी कांकेर में काम है, इसलिए तो बाहर के लोग आते हैं। बिल्कुल सही। और हमारे लोग बाहर जा रहे हैं बोर खोदना, ये खोदना करने के लिए, ईंटा बनाने के लिए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो सबके साथ बोला है, सबका साथ सबका विकास हो। तो उनको जो है बैंक से लिंकेज करना चाहिए, मुद्रा लोन में है, इतनी व्यवस्था दिया है। और हमारे यहाँ जगह बहुत है हर चीज़ में करने के लिए, लेकिन उनकी जो है समस्या है तो हम सब लोगों को मिलना चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे मिलना चाहिए, विधायक से मिलना चाहिए, जनप्रतिनिधि से मिलना चाहिए। जिस समाज से आते हैं उन समाज के प्रमुख को बताना चाहिए कि हमको ये समस्या है, ये परेशानी है और हम इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। और उसको हम समाहित करके हम उसको काम की व्यवस्था करेंगे या उनकी व्यवस्था समस्या क्या है उसमें हम त्वरित कार्रवाई करने की हम बात करेंगे। आप आदिवासी इलाके के विधायक हैं, आदिवासी युवाओं के रोजगार के लिए आप किस प्रकार से पहल कर रहे हैं? मैं रोजगार के लिए मैं बहुत चिंता हूँ, मेरे भाइयों के लिए, मेरे समाज के लिए और सर्व समाज के लिए। लेकिन जो सोचते हैं तो पहले अपने समाज के साथ बैठें, जो सोचते हैं अपने माता पिता के साथ बैठें, उसके बाद हमारे पास आए।
और मैं तो हम हमेशा लोगों से आसानी से मिलता हूँ कि उनकी तकलीफ क्या है हमको बताएं और उसके हिसाब से हम व्यवस्था करेंगे। जैसे कोई मोटर मैकेनिक चाहता है, उसमें हमने कहीं व्यवस्था करेंगे शासन की मांग करके, या किसी प्राइवेट जो सीखते हैं वहाँ हम उसको यूटिलाइज करेंगे। या कोई अच्छा ठेकेदार बनना चाहता है जिसका प्रशिक्षण होता है, हम उस प्रशिक्षण में हमने ले जाने की व्यवस्था करेंगे। और प्रशिक्षण के आधार पर सर्टिफिकेट भी देता है सरकार ने, उस सर्टिफिकेट के अनुसार से उनकी जो योग्यता है उनके अनुसार से हमने पैसा की भी व्यवस्था करेंगे मुद्रा लोन के माध्यम से। मैं बार बार मैं देश के प्रधानमंत्री को प्रणाम करता हूं कि ऐसा मुद्रा लोन व्यवस्था किया है जो, और बैंक में कोई गारंटी नहीं, जो करना चाहता है तो मैं गारंटी बनूंगा, लेकिन मेरे भाई रोजगार तो में जुड़े, समाज में तो बैठे, लेकिन एकांकी जो होके जाते हैं ये हमारे लिए तकलीफ है, हमारे माता पिता के लिए तकलीफ है कि बिना बताए कहीं ना कहीं चले जाते हैं और रहते बोलते हैं कि हम बेरोजगार मैं अपने आप को महसूस नहीं करता कि मैं बेरोजगार हूँ। आज सब चीज हमारे पास है। अच्छा विधायक जी, धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिलहाल हम देख भी रहे हैं अपने जिले में बहुत सारे गांव के लोग जो है दूसरे कम्युनिटी के लोगों को गांव प्रवेश के लिए प्रतिबंधित कर रहे हैं। तो धर्मांतरण जो हो रहा है या उसके लिए जिस प्रकार से गांव-गांव जाके एक कम्युनिटी प्रेरित करती है, तो इससे आदिवासी समाज का तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं और फिर आपकी पहल क्या होगी? धर्मांतरण एक चिंताजनक विषय है और जो समाज में धर्मांतरण कर रहे हैं एक दिमाग की तरह है और एक कैंसर की तरह मानता हूं मैं, क्योंकि जिस आदमी को कैंसर लग जाता है तो उसकी इलाज धीरे धीरे करते इलाज पूर्ण होते ही आदमी मर जाता है। उसी प्रकार धर्मांतरण है, और धर्मांतरण में जिस समाज में वो लोग जीवन यापन कर रहे हैं तो उस क्या कारण से है धर्मांतरण, तो उनको बताना चाहिए, समाज के साथ बैठना चाहिए, परिवार के साथ बैठना चाहिए कि हमें ये तकलीफ है, परेशानी है। और धर्मांतरण हमारे जो पुराने पुरखा जो सियान लोग हैं उस समय धर्मांतरण नहीं होता था, और धर्मांतर ना हो करके गांव में शीतला माता का मंदिर स्थापित करते थे उस समय, और आज भी है और साक्षात है। और उसमें जनोजात जो शीतला में जाकर पूजा अर्चना करते थे। और आजकल जो हमारे यहाँ गांव में व्यवस्था है कि कोई भी त्योहार हो तो हर घर से तेल आए, चावल आए और वो शीतला में अर्पण हो और उसका सेवा हो और सबका सुखमय हो। और शीतला में न जाने के कारण से उनकी जो आशीर्वाद को नहीं समझने के कारण से धर्मांतरण हो रहा है। आज आसानी से हर चीज मिल जाए ना, ये सोचता है, लेकिन ये संभव नहीं है। और देवी देवताओं के प्रति उनकी श्रद्धा खत्म हो गया है। जो आदिवासी हो, जनोजात का जो देवी देवता के प्रति श्रद्धा खत्म हो गया, इसलिए धर्मांतरण में रुचि लेते हैं। और धर्मांतरण क्या है? लालच। लोग लालच में आके धर्मांतरण कर रहे हैं। अरे मेहनत करो, देवी देवता को मानो। हमारी जो समाज, हमारी जो पुरखा है वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन धर्मांतरण नहीं करते थे। उस समय भुखमरी था, लेकिन वो अडिग थे। जिससे मैं आदिवासी हूँ, मेरी पहचान जो है आदिवासी से, और मैं धर्मांतरण करूंगा तो मेरी कोई अस्तित्व नहीं, न समाज में, न मेरे परिवार में, न मेरे घर परिवार में मेरी कोई वजूद नहीं। मैं जानता हूँ मेरी जो पहचान है आदिवासी से, मेरी पहचान है बुढ़ादेव से, मेरी पहचान है शीतला माता से। इससे हट के जाऊंगा, मैं दूसरे धर्म करूंगा, उसमें कोई नहीं है। इसलिए मैं मेरे भाई लोगों से, मेरे परिवार लोगों से कहना चाहता हूं कि जो है दुख हो सुख हो अपने समाज में रहे, दुख हो सुख हो अपने समाज में रहकर जीवन यापन करें। अपना ही धर्म जो है सत्यता है, दूसरे के धर्म सत्यता नहीं है। ये मात्र जीवन को गुमराह करने का एक साध्य और साधन है, इससे बड़ा कुछ नहीं। अच्छा विधायक जी, आपकी जो जीत हुई थी वो महज 16 वोटों से हुई थी, लेकिन उस 16 वोट जो है बहुत मार्जिन कम होता है, लेकिन आप ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या करने वाले हैं, आपकी रणनीति क्या होगी जो भविष्य में आप चुनाव जीतेंगे, या फिर ये मार्जिन जो है बहुत बड़े रूप में आपके सामने आएगा? नहीं, आप बहुत गंभीरता विषय रखे हैं और ये गंभीर विषय भी है, परीक्षा की घड़ी है। और अब जिस दिन से मुझे जीत हासिल हुआ है 16 वोट से, उस दिन से मैं
चुनाव की प्रक्रिया में रोज कर रहा हूँ, मेरे समाज से जुड़ रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, दिन दुखियों के साथ हमेशा खड़ा होकर उनके बात कर रहा हूँ। और आगे मैं चाहता हूँ, और उस समय हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सीट थी अपने कांकेर में, तो 2 बार चले आ रहा था कि यहाँ कांग्रेस की कब्जा था 10-12 साल से, नगर पालिका में कांग्रेस की कब्जा था। और आज जो मेहनत और 16 वोट की जो बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की आशीर्वाद है, मेहनत है, रात दिन लगे, पोलिंग बूथ के हमारे अध्यक्ष लोग लगे, शक्ति केंद्र के लोग लगे, मंडल अध्यक्ष लगे, और हमारे जिला के लोग लगे, और हमारे शीर्ष नेता लोग लगे। इस कारण से लंबे अरसे कांग्रेस की सीट को हमने छीना, और उनके साथ आज सभी लोग, सरकार की योजना भी चल रही है, और हमारे कार्यकर्ता भी फील्ड में उतर के लोगों के काम कर रहे हैं। और जो आगे चुनाव होगा, हमारी कितनी मेहनत है, कितनी लगन है, वो आगामी समय दिखेगा। मैं तो नहीं कह सकता कि मैं आगे बड़ा मार्जिन से जीतूंगा, करूंगा, ये मेरे लिए कहना संभव नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ, एक मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दायित्व दिया है, उस दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ, और मैं कितनी सत्यता से निर्वाह कर रहा हूँ वो जनता बताएगा, और मेरे परिवार बताएंगे, मेरे कार्यकर्ता बताएंगे। मैं उसमें बोलूँगा कि मैं इतनी वोट से जीतूंगा, मैं इतनी लोगों से करूँगा, ये मेरे लिए अतिशयोक्ति है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों, आपने देखा कितनी सरलता सहजता से कांकेर के विधायक आसाराम जी ने अपनी सारी बातें हम सबके सामने में रखी हैं। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि आसाराम जी से जब मैंने सुबह बात करी इंटरव्यू के लिए, तो वो उस समय में अपने खेत में थे, और आप देख रहे हैं साधारण से टी शर्ट पहन के ही वो सीधे इंटरव्यू देने के लिए आ गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कितने सहज हैं और सरल हैं। आपने इनकी बातों को सुना, और भविष्य में आसाराम जी से जिन प्रश्नों का आप उत्तर चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो आपको उन्होंने दिया है, बखूबी दिया है। और कांकेर विधानसभा भी आशान्वित है कि आसाराम जी अपने जो रणनीति बनाकर, जो प्लान बनाकर कांकेर की विधानसभा के लिए जो करना चाह रहे हैं, और उस पर वो सफल भी हो रहे हैं। तो साथियों, आप सबका धन्यवाद, और इसके बाद फिर हम मिलते हैं, किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे, किसी नए शख्स के साथ में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करना है, बेल आइकन भी आपको दबाना है। नमस्कार।